दोस्तों हमने अब तक 5000 से भी ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स खोज निकाले हैं। एक्सो प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं और जो सूरज के अलावा दूसरे स्टार्स को भी ऑर्बिट करते हैं। अब पिछले कुछ सालों में हम ह्यूमंस की दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ को खोजने की भूख बढ़ गई है। हम दूर दूर के स्टार्स के अराउंड के प्लैनेट्स पर जिंदा चीज खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं वो और कहीं नहीं बल्कि हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद हो? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है और ये बात बेहद ही क्लियर है कि मार्स को छोड़कर उनमें से किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन यार कौन कह रहा है कि मैं प्लैनेट्स की ही बात कर रहा हूँ? मैं तो एक ऐसे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ जो ऊपर से पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और अंदर से ओशियन लाइफ से भरा हुआ है। अब अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि कैन वी फाइंड लाइफ ऑन एनसेलेडस। दोस्तों करीब 10 सालों तक नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने हमें सैटर्न और उसके आइसी मून्स की जानकारी भेजी थी। उसने हमें ऐसी ऐसी जगहें दिखाई जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने हमें बताया कि दूसरे लाइफ फॉर्म्स को ढूंढने के लिए शायद हमें सोलर सिस्टम के बाहर नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के अंदर ही अच्छे से तलाश करनी चाहिए। दोस्तों कैसिनी ह्यूगिन्स अपने आप में एक पहला मिशन था। यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने सैटर्न को ऑर्बिट किया था और तो और ये पहला मिशन था जिसने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओशियन को स्टडी किया था। जी हाँ, सही सुना आपने। कैसिनी ने हमारे अर्थ के अलावा दूसरी जगह पर पानी की खोज कर ली है और ये पानी उन्हें किसी प्लैनेट पर नहीं बल्कि उन्हें ये मिला था सैटर्न के आइसी मून एनसेलेडस पर। दोस्तों कैसिनी के डेटा के हेल्प से पहली बार हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सैटर्न के मून एनसेलेडस पर मिले हैं और ये तो कुछ भी नहीं है बल्कि पूरा का पूरा वर्ल्ड अचंभे में आ गया था जब कैसिनी ने यह डिस्कवर किया कि एनसेलेडस मून के अंदर से पानी टुकड़ों में स्पेस में जा रहा है। ये पानी ग्लोबल लिक्विड ओशियन से निकल रहा था जो कि एनसेलेडस के सरफेस और क्रस्ट के नीचे छुपा हुआ था। अब दोस्तों शनि ग्रह की ग्रेविटी एनसेलेडस मून के इंटीरियर को खींच रही है जिस वजह से फ्रिक्शन पैदा हो रही है और लिक्विड वाटर अंदर ही अंदर जनरेट हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेलेडस किसी तरह इतना गर्म हो गया है कि वो थोड़े से लिक्विड वाटर को मून के सरफेस के कुछ फीट नीचे जमा होने दे रहा है। ये पानी क्रैक से लीक होकर बिल्कुल गीजर्स की तरह स्पेस में स्प्रे हो रहा है और इसे ही वैज्ञानिक प्लूम्स कह रहे हैं। अब जब कैसिनी ऐसे ही एक प्लूम से होकर गुजरा तब उसे पता चला कि पानी में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद है जो कि जिंदा चीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और रॉक्स जैसी बहुत सी चीजें कैसिनी ने डिटेक्ट की जो शायद एनसेलेडस मून के सरफेस के अंदर छुपे ओशियन से निकल रही थी। कैसिनी की ऑब्जर्वेशंस कहती है कि एनसेलेडस के ओशियन पर हैबिटेबल हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही वेंट्स अर्थ के डार्क ओशियन में भी मौजूद है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स ओशियन के अंदर एक बहुत ही यूनिक तरीके का इकोसिस्टम बनाती है जहां पर ऑर्गेनिजम्स पैदा होकर रह सकते हैं। मिथेनोजीन्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी तरह की जगह पर बिना सनलाइट के रहना पसंद करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्थ पर भी लाइफ ऐसे ही शुरू हुई थी। अब इतनी सारी पॉजिटिव चीजों का केवल अंदाजा लगा पाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आप सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे एनसेलेडस पर एक और मिशन भेजने के लिए और वहां के सैंपल्स और डिटेल्स में स्टडी करने के लिए। दोस्तों एनसेलेडस सोलर सिस्टम में आइसी वर्ल्ड की कैटेगरी में आता है जिनके अंदर अंडरग्राउंड ओशियंस हो सकते हैं। अब इसी तरह के वर्ल्ड्स जैसे कि हमें जुपिटर का मून यूरोपा और नेपच्यून के मून ट्राइटन में भी मिले हैं शायद हमें यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सनलाइट, सरफेस और एटमॉस्फेयर के बिना भी एक वर्ल्ड हैबिटेबल हो सकता है। हमारे अपने ही सोलर सिस्टम के इन एलियन ओशियंस पर लाइफ की खोज कर देना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत दूर और डिस्टेंट प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ को खोजने से भी बड़ी डिस्कवरी। अब यार इसका रीजन काफी सिंपल है। अगर एक ही सोलर सिस्टम में हमें ऐसे 2 वर्ल्ड्स मिल जाए जहां लाइफ नेचुरली फॉर्म हो गई तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा यूनिवर्स लाइफ से भरा हुआ है। अब एनसेलेडस के वाटर प्लूम से जो डाटा हमें मिला है वो हमें ये बता सकता है कि इन दूसरे और अलग प्लैनेट्स पर लाइफ कैसे फॉर्म हो सकती है और इसके बाद अगर हम ह्यूमंस को मजबूरी में एनसेलेडस जैसे ही किसी दूसरे प्लैनेट पर मूव करना पड़ा तो हम वहां भी लाइफ के पैदा होने की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे। अब वैज्ञानिक एनसेलेडस के इन वाटर प्लूम से ही इतना एक्साइटेड नहीं है
ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रोबाइल लाइफ की वजह से ही हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से कॉमेट्स एनसेलेडस के फॉर्मेशन के वक्त उस पे आकर गिरे थे और इसी वजह से उसके ऊपर मीथेन और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ गए होंगे। हालांकि बहुत कम ही लोग इसे बिलीव करते हैं और ज्यादातर सभी का यही मानना है कि सैटर्न के इस मून के सरफेस के अंदर जो ओशियन है वहां ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब जानना बहुत ही आसान है या शायद बहुत ही मुश्किल है और इसी के लिए हमें एनसेलेडस पर जल्द से जल्द मिशंस भेजने होंगे। इससे हमें उन कंडीशंस के बारे में भी जानकारी मिलेंगी जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी वर्ल्ड्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के वक्त मौजूद थी। अब माना जाता है कि अर्थ पर जो वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है वो भी कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की वजह से ही आई है। बाहरी सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में जानने से हम अपने प्लैनेट के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अर्थ पर जो लाइफ है वो नेचुरली फॉर्म हुई है या फिर सिर्फ किस्मत से ही पैदा हो गई है। अब दोस्तों अगले 10 सालों में कुछ बेहद ही बड़े मिशंस लॉन्च होने वाले हैं जो कि सैटर्न के मून्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि एसा का ज्यूस स्पेसक्राफ्ट और नासा का यूरोपा क्लिपर। ये सभी मिशंस सैटर्न के मून्स के अंदर मौजूद ओशियंस को खोजने की कोशिश करेंगे। नासा ड्रैगन फ्लाई मिशन को भी लॉन्च करने वाली है जो टाइटन के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा और पता करने की कोशिश करेगा कि प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत कैसे होती है। लेकिन अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी एनसेलेडस पर मिशन करने के लिए फंड नहीं कर रही है। बहुत से कसीनी मिशंस के वैज्ञानिक इस बात से खुश नहीं है। उनका कहना है कि एनसेलेडस में पहले से ही क्रैक्स मौजूद है जिसमें से पानी निकलकर स्पेस में जा रहा है। इस वजह से हमें वहां ड्रिल या खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि वो ऐसा मिशन लॉन्च करना चाहते हैं जो सैटर्न के ऑर्बिट में रोटेट करेगा। उसमें पावरफुल मास स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे होंगे जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर पाएगा। अब अगर हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेज पाए जो खुद एनसेलेडस को ऑर्बिट करेगा तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। वो बाहर निकल रहे वाटर प्ल्यूम्स के थ्रू ऑर्बिट कर पाएगा और ज्यादा मटेरियल डिटेक्ट कर पाएगा। इसी के साथ ही अगर स्पेसक्राफ्ट खुद एनसेलेडस को ऑर्बिट करेगा तो वो उसके सरफेस पर भी देख पाएगा जहां माइक्रोब्स के बड़े मॉलिक्यूलर मटेरियल्स पैदा हो सकते हैं। अब अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट को वाटर प्ल्यूम सोर्स के करीब लैंड करवा दे तो मून के सरफेस को और ज्यादा क्लोजली देख पाएंगे। हम जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सिस्मोमीटर्स का इस्तेमाल करके डायरेक्ट ये पता लगा पाएंगे कि क्या मून के सरफेस के अंदर सच में ओशियन है या फिर नहीं। अब इन सभी चीजों को दिमाग में रखकर हाल ही में साइंटिस्ट ने नासा को अपना हाइब्रिड फ्लैगशिप मिशन प्रेजेंट किया है। इसका नाम ऑर्बी लैंडर रखा गया है। ये पहले एनसेलेडस को ऑर्बिट करेगा फिर उस पर लैंड करेगा। इसके कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशली ऐसे केमिकल्स ढूंढेंगे जिनसे लाइफ की शुरुआत हो सकती है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, लिपिड्स और सेल्स। इसके बावजूद भी अगर ये ऑर्बी लैंडर का मिशन सिलेक्ट भी हुआ तो भी इसे बनते बनते साल 2038 हो जाएंगे। अब इसके अलावा एक और बेहद ही एम्बिशियस मिशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे रोबोटिक माइक्रो स्विमर्स को एनसेलेडस के ओशियन में छोड़ा जाएगा। ये रोबोट्स डायरेक्टली ओशियन के कंपोजिशन और वहां के एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। अब अगर नासा एनसेलेडस पर मिशन ना भी भेजे तब भी हम अर्थ से ही टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस की हेल्प लेकर इन आइसी वर्ल्ड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। नासा ने पिछले 10 सालों में लैंडिंग टेक्नोलॉजीज में बहुत इंप्रूवमेंट्स की है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी डिस्कवर कर लिए हैं जिनसे आइस से ढके हुए हैबिटेबल ओशियन वर्ल्ड्स को देखा जा सके और उनके अंदर लाइफ डिस्कवर की जा सके। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि नासा और बाकी के स्पेस एजेंसीज एनसेलेडस पर जल्द से जल्द मिशन भेजने की कोशिश करें। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सैटर्न के मून एनसेलेडस के नीचे वाकई में समुद्र प्रेजेंट हो सकता है और उस समुद्र में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई एलियन स्पीसीज रह सकती है? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब दोस्तों बात चल रही है मून्स की, तो जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हो जाना। मुझे ये बताओ कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन है, उसका नाम क्या है? नीचे कमेंट करके बताना। देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।